नमस्कार दोस्तों, SBS ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। और मैं जय सर और आप देख रहे हैं नो ड्रामा नो फेंक ओनली स्टडी चैनल। दोस्तों, तो आज अपन पढ़ रहे हैं सरल मशीन के बारे में। यहाँ पर जानेंगे। अभी तक अपने 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो 10 चैप्टर अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और चैनल पर अभी तक आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको कैसा लगा वीडियो तो और कमेंट भी करें। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सरल मशीन, यानी मशीन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सिर्फ अपन सरल मशीन के बारे में जानेंगे। और अगर मशीन की अगर बात करें तो मशीन एक अपने जीवन के लिए बहुत ही सुगम साधन है, क्योंकि मशीन क्या करती है, कार्य को हमारे लिए सरल बनाती है, यानी सुगम बनाती है। और ऊर्जा की बचत करती है, समय की बचत करती है और खर्च को भी कम करती है। दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो अगर पहले हम पैदल चल के मान लो 5 या 6 किलोमीटर चलते थे, लेकिन आज अगर बाइक की सहायता से अपन जाते हैं, यानी बाइक की सहायता से जाते हैं, तो सिर्फ 10 मिनट पर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यानी आपका कितना समय बच गया? 50 मिनट का समय बच गया। और ये कैसा संभव हुआ? ये सिर्फ और मशीन के कारण संभव है, यानी मशीनरी के कारण। अगर यहाँ पर आप ये रीट के हिसाब से ये सरल मशीन उसके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले नॉलेज के बारे में अपना आप या मशीन का जो उपयोग करते हैं उसके बारे में जानने के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आज का। यानी हम जो दैनिक जीवन में या घरेलू कार्य में हम जो सरल मशीन हमें उपयोग में लेते हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन दोस्तों पढ़ने वाले हैं आपका सिंपल मशीन, और उसके बाद में अपन देखेंगे सरल व जटिल मशीन, सरल मशीनों के प्रकार, नट, समतल पहिया, धुरी, उत्तोलक, घिरनी, पेच वगैरह। इनके बारे में सबके बारे में एक एक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मशीन के बिना अगर हमारे वर्तमान में सारे काम मशीनों से होते हैं, देखो दोस्तों, तो मशीन के बिना ये सारे काम बहुत ही मुश्किल होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी नष्ट करनी पड़ती है तब जाके होते हैं। और एक मशीन की सहायता से कार्यों को सरलता और कम समय में किया जा सकता है। तो विशाल जनसंख्या के लिए कम समय में अधिक वस्तुओं की पूर्ति या अन्य कोई कार्य, ये सब मशीनरी से ही संभव है दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं मशीन क्या है। तो मशीन से ही आप देख लो, आपको एक मशीन की सहायता से आप कितना कार्य आसानी के साथ कर सकते हो, शीघ्र कर सकते हो, कम समय में कर सकते हो और सुविधापूर्वक आप कार्य को संपन्न कर सकते हो। तो यही क्या है? मशीन। तो वह साधन, तो अगर किताब की परिभाषा देखें तो यही है। तो वे साधन, यानी जो साधन या जिनकी सहायता से कार्य को शीघ्रता व सुविधा व सरलता पूर्वक किया जा सके, उन्हें मशीन कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। तो मशीन यहाँ पर दो प्रकार की होगी, एक तो सरल मशीन है, एक जटिल मशीन। तो साधन सरल मशीनें क्या होगी? वे साधन जिनकी सहायता से अपन कार्यों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं और सरल तरीके से कर सकते हैं। तो वही साधन क्या कहलाएंगे दोस्तों? साधन कहलाएंगे, सॉरी मशीन कहलाएंगे। यानी उन साधनों को अपन क्या कहेंगे? मशीन। तो मशीन कितने प्रकार की होती है? सरल व जटिल मशीन। तो सरल व जटिल मशीन क्या है? इनको दो भागों में बांटा गया है। तो पहली है, सबसे पहले आपकी है सरल मशीन। तो सरल मशीन क्या है? उन सभी उपकरणों या साधनों को जिन्हें चलाने हेतु केवल पेशीय बल का उपयोग किया जाता है, उन्हें सरल मशीन कहते हैं। पेशीय बल का मतलब हमारे द्वारा लगाया गया बल, या जैसे अपन किसी वस्तु को अपन आगे खींचते हैं या उसके लुढ़काते हैं तो हमारे द्वारा जो बल लगाया जाता है वो बल क्या कहलाता है? पेशीय बल। या मान लो किसी हल को बेल खींच रहा है तो बेल के द्वारा लगाया गया बल भी क्या है? पेशीय बल कहलाता है। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे सरल मशीन के बारे में कौन कौन से नट, समतल पहिया व धुरी, उत्तोलक, घिरनी, पंचर, पेच यानी स्क्रू के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और जटिल मशीन क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपन यहाँ पर सरल मशीन इन्हीं के उदाहरणों को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फटाफट एक बार अपन देख लेते हैं। वीडियो तो अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और दूसरा आपका जटिल मशीन क्या है? जटिल मशीन वह मशीन जिसको चलाने के लिए सरल मशीन के साथ साथ विद्युत मोटर और चेन, गियर आदि का उपयोग किया जाता है, वह जटिल मशीन कहलाती है। यानी जिसको चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत मोटर या विद्युत जनित जो भी जिसका उपयोग किया जाता है, और चेन और गियर जिसमें होते हैं वो मशीन क्या कहलाती है? जटिल मशीन कहलाती है। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, सिलाई मशीन है, कुट्टी काटने की मशीन है, और बड़े बड़े कारखानों में जो उपयोगी मशीनें काम में लेते हैं वो मशीनें क्या है? जटिल मशीनों के उदाहरण है। अब अपन यहाँ पर सिर्फ पूरा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सरल मशीनों के प्रकार। तो यहाँ पर नच समतल यहाँ पर चित्र की सहायता से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझाया गया है। देखो, तो नच समतल क्या है? जैसे मान लो यहाँ पर ये ड्रम यहाँ पर इस गाड़ी में यहाँ पर लोड कर रहे हैं दोस्तों, यानी गाड़ी में इस ड्रम को रख रहे हैं। तो यहाँ पर एक लकड़ी का जो लगाया गया है समतल रूपी
लकड़ी का ये बनाया गया है, वो इससे लुढ़का के इसने आसानी के साथ 2 ही आदमियों ने इसको ऊपर गाड़ी में चढ़ा दिया। लेकिन इसको अगर उठा के अपन गाड़ी में रखते हैं ना तो कम से कम कितने आदमी चाहिए थे यहाँ पर, कम से कम 5 आदमी। तो लेकिन इस मशीन यानी सरल मशीन के उपयोग से इसी ड्रम को इसे 2 आदमियों ने इसे ड्रम गाड़ी में रख दिया है दोस्तों। तो ये मशीन जो सरल मशीन है बहुत ही लाभदायक है। तो सरल मशीन यहाँ पर नत समतल इसे क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर लकड़ी का ये उपयोग किया गया है, लकड़ी का, जिसे अपन क्या कहते हैं, लकड़ी लंबी एक फंटी टाइप में आपको यहाँ पर उपयोग किया गया, इसको अपन क्या कहते हैं, नत समतल। और यहाँ पर देखो पहाड़ी का ढलानदार मार्ग भी क्या है, एक नत समतल का कार्य करता है, क्योंकि अगर पहाड़ी पर चढ़ना है तो पहाड़ी पर हमें सीधे नहीं चढ़ सकते, बहुत ही रिस्की रहता है, वह पर सीधे चढ़ते हैं। तो पहाड़ी पर चढ़ने के लिए हमें जो नत समतल के टाइप का यानी ढलान रूप का जो रास्ता होता है उसका उपयोग करते हैं। तो पहाड़ी का जो ढलानदार भाग है वो भी किसका उदाहरण है, नत समतल का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, भारी ड्रमों को गाड़ी में चढ़ाने पर तथा सड़क से मोटरसाइकिल को ऊंचाई पर बने मकानों पर चढ़ाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए झुके हुए तल का उपयोग करते हैं। झुके हुए जो तल होते हैं उस तल को अपन क्या कहते हैं, नत समतल कहते हैं। क्या कहते हैं, नत समतल। तो नत समतल के यहाँ पर उदाहरण रखना, गाड़ी में ड्रम को चढ़ाना, ढलानदार पहाड़ी जो रास्ता होता है या मार्ग होता है वो भी किसका उदाहरण है, नत समतल का उदाहरण है दोस्तों। और अन्य जो अपन चढ़ने के लिए या मकान पर या ऊंचे मकान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं, वो सीढ़ी भी किसका उदाहरण है, नत समतल का उदाहरण। तो यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नत समतल का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर 2 तो हो गए वो, और तीसरा यहाँ पर सीढ़ी और पहाड़ी पर चढ़ने के लिए प्रयुक्त ढलानदार मार्ग नत समतल के उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं, ये 2-3 आपके उदाहरण याद रहे। अब अपन बात करते हैं धुरी और पहिया के। तो धुरी और पहिया, तो मानव ने सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार किया था। तो दोस्तों पहिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार था, जिसके कारण बहुत से कार्य यानी आज के बहुत से कार्य पहिए के माध्यम से ही चलते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। अगर पहिया नहीं होता तो मोटरसाइकिल या साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी आदि का उपयोग यहाँ पर अपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी किसकी वजह से संभव है, ये सिर्फ और सिर्फ पहिए की ही देन है। पहिए के कारण ही ये सब चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते। तो बहुत सी जटिल मशीनों से पहिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करता है, यानी पहिए से बहुत से कार्य आसानी के साथ अपन सरल तरीके से कर सकते हैं। तो पहिया करता क्या, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से चित्र दिया गया है। तो अगर आप मान लो अटैची या बक्सा है जिसके यहाँ पर पहिए नहीं लगे, उसको आप ज़मीन पर खिसका रहे हो, यानी आप आगे इसको खिसका रहे हो, और दूसरी यहाँ पर दूसरा चित्र आपको यहाँ पर दे रखा है कि जिसके पहिए लगे उसको तो यहाँ पर आपको बल पेशीय बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ पर पेशीय बल कम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप ज़्यादा क्यों लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल अधिक है। क्या है दोस्तों, घर्षण बल अधिक होने के कारण आपको पेशीय बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पर घर्षण बल क्या है दोस्तों, कम है, घर्षण बल कम है यहाँ पर। तो घर्षण बल कम होने के कारण यहाँ पर ये अटैची है जो भी है ये आसानी के साथ आगे खिसक रही है, लेकिन इसमें हमें पेशीय बल की बहुत मात्रा में, और थोड़ी देर में अपन यहाँ पर क्या जाएंगे, थक जाते हैं। तो दोस्तों पहिया क्या करता है, तो पहिया घर्षण बल को कम करता है। तो याद रखें पहिया क्या करता है, घर्षण बल को कम कर देता है, जिसके कारण कार्य आसान हो जाता है। तो घर्षण बल अधिक घर्षण बल आरोपित होता है, जिससे इस पर होता है कि पहिए घर्षण बल कम कर देते हैं। तो याद रखें दोस्तों, पहिया हमेशा घर्षण बल को कम करता है, जिसके कारण कार्य सुगम या आसानी के साथ रहते हैं। और एक चारों ओर जिस पहिया क्या करता है, जिस छड़ के चारों ओर घूमता है उसे अपन क्या कह देते हैं, धुरी कह देते हैं। अब अपन बात करते हैं उत्तोलक की। किसकी बात करते हैं, उत्तोलक बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार इससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। उत्तोलक के प्रकार भी पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तोलक के बारे में जानते हैं। उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक रियल में है क्या होता है, एक सिरे पर बल लगाया जाता है यानी कम बल लगाया जाता है, और दूसरे सिरे पर अपन अधिक बल प्राप्त करते हैं, वही मशीन क्या है, उत्तोलक कहलाती है। प्राचीन काल से प्रयोग की जाने वाली मशीनों में सबसे सरलतम मशीन कौन सी है, उत्तोलक। कौन सी है, उत्तोलक। जैसे अपन संबल का उपयोग करते हैं, लंबी छड़ होती है जिसे अपन संबल कहते हैं, इस सहायता से भारी वस्तुएं होती है उसको हटाने के लिए उस संबल का प्रयोग करता है। तो संबल एक किसका प्रकार है, यहाँ पर उत्तोलक का प्रकार है। व्यक्ति बड़े पत्थर को ऊंचा करने का प्रयास करने के लिए संबल के एक सिरे पर यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है, तो उस चित्र की सहायता से अपन यहाँ पर समझते हैं क्या है उत्तोलक और कैसे कार्य करता है। यहाँ पर आप एक संबल की सहायता से यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं। तो इसमें संबल की सहायता से एक भारी पत्थर को यहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहा है, हटा रहा है। यहाँ पर 2 इसने क्या रखी है, ईंटें रखी है इस संबल के नीचे,
ठीक है, या कोई छोटा बड़ा पत्थर यहाँ पर रख दिया है, लकड़ी का गुटका यहाँ पर रख दिया गया है, लकड़ी का जो भी टुकड़ा। तो यहाँ पर ये संभल का उपयोग कैसे कर रहा है, इस पत्थर को यहाँ से ये हटा रहा है और ये यहाँ पर इस संभल को यहाँ से पकड़ रखा है। तो यहाँ पर जो ईंटें लगाई है, इस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, आलम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, आलम। और जहाँ पर ये बल यहाँ पर पकड़ रखा है हाथों से, यानी जो बल लगा रहा है वो क्या कहलाता है, आयास। क्या कहलाता है, आयास, यानी आयास बल। अब इस पत्थर के भार के कारण यहाँ पर एक बल नीचे लगता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्व बल एक नीचे की ओर लग रहा है, जिसे भार कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, इन बीच की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, इन दो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यानी आलम्ब और भार के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, भार भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, भार भुजा, यहाँ पर आपको दिखाया गया। और आलम और आयास, इसके बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, आयास भुजा कह देते हैं। तो यहाँ पर ये आलम हो जाता है, आपको यहाँ पर भार हो जाता है और ये आयास हो जाता है। ये एक संबल किसका उदाहरण है, उत्तोलक का, यानी बहुत ही सिंपल। ये प्राचीन काल से अपन उपयोग में ले रहे हैं और आज भी अपन लेते हैं कई बार इसको। तो यहाँ पर एक चित्र और किस सहायता से यहाँ पर समझाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आलम, एक आलम होता है, एक उसमें भार होता है, यानी जिस वस्तु को अपन हटा रहे हैं वो भार हो जाएगी, और जहाँ पर अपन पेज से बल लगा रहे हैं वो अपन क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा। और आयास और आलम के बीच की दूरी को, यानी बीच की भुजा को अपन क्या कहते हैं, आयास भुजा कह देते हैं। और आलम और भार की भुजा बीच की दूरी को अपन क्या कह देते हैं, भार भुजा कह देते हैं। तो इसके आधार पर अपन देखते हैं, यहाँ पर कुछ मशीनें देखते हैं नीचे। अब इस यहाँ पर स्केल की सहायता से पुस्तक को हटाना, बाँस से भार को हटाना, बहुत ही आसान तरीके से इस स्केल का उपयोग करके अपन पुस्तक को हटा सकते हैं, क्योंकि ये सरल मशीन इस कार्य को आसान बनाती है। इसी प्रकार बाँस से बाहर को हटाना, यहाँ पर कोई बाहर यहाँ पर दिया गया, उसकी सहायता से अपन आसानी के साथ से इस बाहर को हटा सकते हैं, यानी एक उत्तलक की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर एक कार्टून बक्स को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसी चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। यहाँ पर इस भारी पत्थर को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। अगर आपको देखो, यहाँ की दूरी यानी बाहर भुजा को, ये क्या कहलाती है, यहाँ के यहाँ तक की दूरी, बाहर भुजा को अपन बढ़ाएंगे, यानी इस भुजा का मान बढ़ाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर बल अधिक लगाना पड़ेगा, यानी पेशीय बल मात्रा बढ़ेगी। जैसे इनकी दूरी अगर एक नियमित यानी सरल एक पर्याप्त दूरी है इनके बीच में, तो यहाँ पर हमें पेशीय बल कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बाहर भुजा का मान बढ़ा दिया जाएगा तो हमें पेशीय बल अधिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जैसे जैसे भार भुजा का मान बढ़ता है वैसे वैसे क्या किसका मान बढ़ता है, आयास बल या आयास का मान बढ़ जाता है। अब अगर संतुलन की बात करेंगे तो उत्तोलन अगर संतुलन अवस्था प्राप्त करता है, यहाँ पर आपको संतुलन की अवस्था में कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, संतुलन की अवस्था में उत्तोलक के लिए सही कथन है। तो वस्तु संतुलन की प्रत्येक अवस्था में भार तथा भार भुजा का गुणनफल आयास और आयास भुजा का गुणनफल के समान होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, भार और भार भुजा का गुणनफल और आयास भुजा का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। अब आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर आपको प्रस्तुत किया जा सकता है, कंपटीशन का एग्जाम है भाई, कैसे भी आपको दे सकता है। तो यहाँ पर जो भी गुणा में उसको यहाँ पर इस साइड में जाते हैं, बट्टे में जाता है गणित के नियम के हिसाब से। अगर यहाँ पर केवल आपको बाहर दिया गया तो, और यहाँ पर ये इसको इस दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये दूसरे के बट्टे में आ जाएगा, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत बनाना। तो दोस्तों एक ही बात है, क्योंकि इस भार भुजा को इस साइड दूसरे पक्ष में भेज दिया गया और वो यहाँ पर आ जाएगा इसके बट्टे में। तो किसी भी प्रकार से आपको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखें। लेकिन क्योंकि गुणन तो पक्ष में होते हैं, अगर दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो हमेशा भाग में चली जाती है। तो ध्यान रखें, संतुलन की अवस्था में उत्तोलक में क्या होता है, भार और भार भुजा का गुणनफल और आयास भुजा के गुणनफल के बराबर हो जाता है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर उत्तोलक के उदाहरण, किसके उदाहरण, उत्तोलक के उदाहरण देख लेते हैं। कैंची का अपन उपयोग करते हैं, ये उत्तोलक है। सरोता, केरी कट्टा, चिमटा, हैंडपंप का हत्था, एक पहिया का ठेला, हाथ से भार थामना, तुल्ला आदि किसके उदाहरण है, सब किसके उदाहरण है, उत्तोलक के उदाहरण है। अब इस उत्तोलक में अपन अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, उत्तोलक के 3 प्रकार पढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रकार में से कई बार कंपटीशन एग्जाम में आपको यहाँ पर तुल्ला दिखा रखा है, कैंची दिखा रखी है, तो ये सब किसके उदाहरण है, ये सब किसके उदाहरण है, उत्तोलक के उदाहरण है। अब प्रथम प्रकार के उत्तोलक, तो उत्तोलक हम यहाँ पर पढ़ने वाले 3, यानी इस आयास और भार और आलम की स्थितियों के आधार पर उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। तो कुछ सरल मशीनें उत्तोलक ऐसे होते हैं जिसमें आयास बीच में रहता है, कभी भार बीच में रहता है, किसी में आलम ऐप बीच में रहता है, यानी इसकी स्थिति के आधार पर,
यानी कभी हमें पेश से बल उसके बीच में लगाते हैं तो कभी एक साइड में किनारे पर लगाते हैं। इन तीनों के आधार पर उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण याद रखना है दोस्तों आपको, और याद रखना है प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, सेंटर में कौन होता है, ये भी जरूर है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, या आपसे उदाहरण पूछ सकते हैं कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है या है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर प्रथम प्रकार के उत्तोलक देखते हैं। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है दोस्तों, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, एक मिनट आपको सही दिखे नीचे कर लेते हैं इसके लिए आपको आसानी के साथ। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक संबल, कैंची, संडासी, तुला, हैंडपंप आदि का आपने अवलोकन यहाँ पर किया है, देखा आपने चित्र की सहायता। तो इसमें क्या होता है, आलम होता है, वो आलम हमेशा इसमें क्या होता है, बीच में होता है। आलम ऐप की स्थिति भार एफ डब्ल्यू तथा आयास के बीच की स्थिति। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अपन आलम ऐप है, ये बीच में होता है, और ई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है, और बाहर कहाँ पर होता है, ये। तो संबल में आपने देखा था बाहर लास्ट में था, ई आयास पहले सिरे पर था, और जो आलम था ऐप वो किस में था, बीच में था। तो यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, इसका अगर अंग्रेजी वर्णमाला पर याद रखिए दोस्तों, ताकि आपको सरल तरीके से याद रख सकें। ई एफ डब्ल्यू, ई एफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वेट यानी भार, और इम्पोर्ट यानी आयास हो जाएगा, आयास हो जाएगा, और फुल क्रम ऐप इसका मतलब क्या हो जाएगा, आलम हो जाएगा। ये तीनों यहाँ पर दोस्तों याद रखें। इसको एक बार देख लेता हूँ कि प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक है उसमें क्या होता है, आपको याद रखें। प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक है, यहाँ पर जो उदाहरण दिए उनको भी याद रखें, ई एफ और डब्ल्यू, ई एफ डब्ल्यू। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एक मिनट सही तरीके से देखते हैं, ई एफ और डब्ल्यू। तो अगले में क्या आएगा दोस्तों, एफ, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में यहाँ पर इसी तरीके से समझना आपको, एफ डब्ल्यू ई, और तीसरे में डब्ल्यू ई एफ। तो एक ही इंग्लिश वर्ड की सहायता से अपन यहाँ पर याद कर लेते हैं। ध्यान रखा, ई का मतलब क्या है, आयास है, एफ का मतलब आलम है, डब्ल्यू का मतलब बाहर होता है। तो अगला आपका हो जाएगा द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में एफ डब्ल्यू ई, एक क्रम इनका चल रहा है दोस्तों, इसी क्रम में ये आपको याद रखना है, ई एफ डब्ल्यू, एफ डब्ल्यू ई, और ई का मतलब आपको यहाँ पर बता दिया है, आयास होता है, और एफ का मतलब आलम है, डब्ल्यू का मतलब बाहर यानी वेट है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। और तीसरा हो जाएगा आपका ई, तीसरा आपका हो जाएगा सॉरी डब्ल्यू, डब्ल्यू ई और एफ हो जाएगा दोस्तों। तो ये तीनों प्रकार हो गए यहाँ पर प्रथम प्रकार के उत्तोलन, आलम बीच में होता है दोस्तों, ध्यान रखिए आलम। और यहाँ पर ये उदाहरण आपको याद रखने दोस्तों, संबल, कैंची, संडासी, तुला, हैंडपंप, ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है, क्योंकि इसमें आलम बीच में होता है। सब में देखा होगा आपने, संबल का उदाहरण आपने चेक किया, कैंची में भी आपने आलम बीच में होता है, क्योंकि कैंची इस टाइप की होती है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, उसमें आलम होता है, ये सेंटर में होता है। तो जिसमें ये आलम सेंटर में होता है वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक होंगे। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें, ये खिलौना यहाँ पर आपको बनाया गया है, शीशो खिलौना भी क्या है, एक प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण। तो यहाँ पर याद रखिए उदाहरण कौन कौन से है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि जिसमें आलम बीच में होता है वही प्रथम प्रकार के उत्तोलक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है दोस्तों, देखो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है, क्या होता है, भार। तो यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण देखते हैं, सरोता आपने देखा होगा, केरी कट्टा आपने देखा होगा, फ्रूट कट्टा आपने देखा होगा, एक पहिया ठेला गाड़ी आपने देखी है। तो ये सब किसके उदाहरण है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है। यहाँ पर आलम एफ तथा आयास ई के बीच में भार होता है, यहाँ पर बीच में कौन होता है, भार। अपन प्रथम प्रकार के उत्तोलन में यहाँ पर अपन देखा था कि एफ बीच में होता था, और ई एफ और डब्ल्यू। अब अपन यहाँ पर कौन बीच में आ रहा है, डब्ल्यू बीच में आ रहा है, यानी सेंटर में कौन आ रहा है यहाँ पर, भार बीच में। तो ये ठेला डेला गाड़ी है, ये भी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक है। ये यहाँ पर ये बाहर दे रखा है आपको, ये बाहर इसके सेंटर में, यहाँ पर यानी जो पेज से पर जहाँ पर लगाते हैं वो आयास कहलाता है, क्या कहलाता है, आयास। और ये यहाँ पर आलम, यानी ये इसको सारा आलम यहाँ पर स्थित है। तो जिसमें जिन उत्तोलक में बाहर बीच में होता है, यानी एफ और ई के बीच में डब्ल्यू होता है, वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक है। और यहाँ पर ये सरोता भी आपको दिखाया गया है। तो ध्यान रखिए तीनों उदाहरण। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है दोस्तों, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में अब बीच में कौन आएगा, अब मध्य आयास स्थित होता है। तीनों पढ़ दिए थे अपन। जिस उत्तोलक में तृतीय प्रकार के उत्तोलक, जिस उत्तोलक में भार डब्ल्यू तथा आलम एफ के मध्य आयास ई स्थित होता है, उसे तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। जैसे अपन चिमटा पकड़ते हैं, तो चिमटे में क्या होता है,
आयास यानी हम जो बल लगाते हैं पेशी बल वो बीच में लगाते हैं, और उसका जो आलम होता है वो पीछे होता है और बाहर आगे होता है। हाथ से बाहर को थामना आदि तृतीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण अपन चित्र की सहायता से आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के अपन उत्तोलक पढ़े हैं। तो पहले होता ई, पहला पढ़ा था, सही तरीके से एक बार लिख देता हूँ। पहला पढ़ा था आपने प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, यहाँ पर इंग्लिश वर्णमाला एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। EF W, ये तो होता है दोस्तों प्रथम प्रकार का उत्तोलक। FWE ये होता है द्वितीय प्रकार का, और WEF ये होता है दोस्तों तीसरा प्रकार का। तो यहाँ पर दोस्तों देखो ये क्रम चल रहा है, पहले EFW ये आपको याद रखना है, एक याद है तो आप दूसरा अपने आप याद रखो। तो बाद में स्टार्ट करना F से FWE, फिर W से स्टार्ट करना, वापस WEF यानी वापस इस साइड में आ जाना है। ई से स्टार्ट किया, ये अंग्रेजी वर्णमाला ई पहले आता है, एफ बाद में आता है, फिर डब्ल्यू आता है। तो तीनों वर्ड याद रखे, इसको क्रम से जताना, पहले वाले आने वाले को पहले लिखना है, बाद में आने वाले को बाद में लिखना है। तो EFW और फिर FWE और फिर WEF, ये तीनों प्रकार के उत्तोलक। तो प्रथम प्रकार में आलम बीच में होता है, द्वितीय में बाहर बीच में होता है, और तीसरे में आयास बीच में होता है। तो तीनों याद रखे दोस्तों, द्वितीय प्रकार के तीनों प्रकार के। यहाँ पर देखो तीसरे प्रकार के जो उत्तोलक है उसमें चिमटा, आयास हमेशा यहाँ से हम पकड़ते हैं तो आयास बीच में होगा, आलम यहाँ पर होता है और बाहर यहाँ पर होता है। अगर किसी अपन हाथ से अगर बाहर को थाम रहे तो बाहर यहाँ पर, ये यहाँ पर होगा, और आलम यहाँ पर अपन कोहनी होती है, और आयास कहाँ होता है, ये इनका बीच में होता है यहाँ पर। तो ये किसके प्रकार है, तीसरे उत्तोलक। यहाँ पर उत्तोलों के उदाहरण एक सारणी बनाई गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। अब इसमें तीनों को देखो यहाँ पर समझाया गया है, अपन पहले भी बात कर सकते हैं। ये कौन सा है प्रथम प्रकार का उत्तोलक, EWFE लिखो या EFW लिखो, एक ही बात हो। तो आप क्रम से ही लिखे इसको, कैसे, EFW मैंने पहले बताया उसी तरीके से लिखे ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। तो ध्यान रखें इसको आसानी के साथ, उसी तरीके से आप याद रखें। यहाँ पर उसके कुछ नीचे आपको उदाहरण भी अपन उदाहरण पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं घिरनी की। घिरनी क्या होती है, घिरनी एक छोटा सा पहिया होता है, यानी पहिए के समान होता है, और ये लगभग किसकी बनी होती है, ढलवा लोहे की बनी होती है, जिनके बीच का भाग घिरनी के छिद्र से बाजुओं द्वारा जुड़ा होता है। इनकी संख्या 4 या 6 होती है, ठीक है। और ये पहिया अपने गुरुत्व केंद्र से जाने वाली तथा स्वयं के तल के लंबवत धुरी के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है। तो ये धुरी कैसे कार्य करती है इसको समझते हैं अपन ये चित्र की सहायता से। यहाँ पर आपको 3 चित्र यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों। पहला यहाँ पर यह दिखाया गया है कि ये बिना घिरनी के ये क्या कर रहा है, बाल्टी को खींच रहा है, और दूसरा यहाँ पर ये घिरनी की सहायता से खींच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये घिरनी आपको दिखाई गई, भाई ये घिरनी होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बिना घिरनी के अगर ये बाल्टी पानी ये खींच रहा है तो गुरुत्वाबल हमेशा किसके नीचे की ओर लगता है दोस्तों। तो और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर रहा है, जिसके कारण इसको ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, और थोड़ी देर में यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर थक जाता है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करता है, एकदम अपोजिट कार्य करता है, उसके कारण उसको ज़्यादा एनर्जी नष्ट करनी पड़ती है और थक भी जल्दी जाते हैं। लेकिन अगर अपन घिरनी की बात करें तो घिरनी की सहायता से अपन क्या करते हैं, जो हमारे द्वारा जो लगाया गया बल है उसकी दिशा को अपन क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में न करके उसके हमारे द्वारा लगाई गई बल की दिशा को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी दिशा को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिसके कारण हम आसानी के साथ पानी की बाल्टी को यहाँ पर निकाल दें। तो घिरनी क्या काम करती है दोस्तों, यहाँ पर देखो पहले किस साइड में बल लग रहा था, हम बल ऊपर की तरफ लगा रहे थे और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर। अब यहाँ पर देखो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन हमारे द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो किस साइड में लगाया जा रहा है, नीचे की तरफ अपन खींच रहे हैं। घिरनी की सहायता से बल की दिशा को परिवर्तित कर दिया आपने, पहले ऊपर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत लगाया जा रहा था, अब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ही अपन बल लगा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपन को क्या करेंगे, यहाँ पर कम बल लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए आसानी के साथ हम घिरनी की सहायता से आसानी के साथ कार्य कर सकते हैं। अब अपन पंचर या वेज आकृति कौन सी होती है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो घिरनी का उपयोग देख लेते हैं। सबसे पहले बड़े कारखानों, क्रेनों, मकानों से भारी वस्तु को ऊपर चढ़ाने, मंच से पर्दा हटाने आदि कार्यों में किया जाता है। पंचर या वेज, कौन सी वेज आकृति होता है, ध्यान रखें, कस्य तथा सुतारी कार्य करने वाली यहाँ के कुल्हाड़ी और छेनी का आपने देखी होगी। इनकी आकृति कैसी होती है, देखिए आपने देखी है, इनके 2 परस्पर झुके हुए तल होते हैं, यानी चपटे आकार के, यानी और जो आगे से क्या होते हैं, तीखे और पीछे से मोटे होते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं, वेज आकृति, यानी छेनी और जो कुल्हाड़ी की आकृति होती है वो उसको अपन क्या कहते हैं, वेज या पंचर आकृति कहते हैं। और ये इसके आगे से तीखे होने के कारण ये आसानी के साथ लकड़ी में धंस जाती है, ये आपकी वेज आकृति कहलाती है। उसके बाद में है पेच। तो पेच वह सरल उपकरण है जो 2 भागों को जोड़ने के काम आता है, यानी 2 अलग अलग भागों को
जोड़ने के काम कौन आता है, पेच आता है। और पेच, यहाँ पर आपको पेच का चित्र दिखाया गया, यहाँ पर ये चूड़ियाँ होती है और ये लास्ट की नोक कहलाती है, इसका ये शीर्ष कहलाता है। तो पेच का हमेशा ध्यान रखना किस साइड में घड़ी की दिशा में कसा जाता है, यानी जिस साइड पेच को कसने के लिए जैसे घड़ी की सुइयां घूमने की दिशा में, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेच हमेशा घड़ी की दिशा में ही कसा जाता है और खोलते समय घड़ी की विपरीत दिशा में कसा जाता है। और ये आज का पार्ट आपका कंप्लीट होता है, सरल मशीन। तो आपने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए। चिमटे में आयस आलम का भार का क्रम होता है, तो चिमटा किसका प्रकार, तीसरे आलम का, और तीसरे के आलम में तीसरे उत्तोलक का प्रकार है। तो तीसरे उत्तोलक में कौन बीच में होता है, आयस बीच में होता है। तो यहाँ पर देखो, चिमटे में पहले अपन क्या बताएं, बाहर आलम, बाहर बीच में नहीं होता है, बाहर आलम आयास। यहाँ पर दोस्तों एक मिनट, सही, आयास बीच में होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, आयास यहाँ पर बीच में होता है। चिमटे में तीसरे प्रकार के उत्तोलन में आयास बीच में होता है, तो ये आपका राइट आंसर। मशीन की सहायता से कार्य सरलता और सुविधा से होता है। निम्न में से जटिल मशीन है सिलाई मशीन, क्योंकि इसमें गियर बेरिंग का उपयोग किया जाता है। भारी वस्तु को किस करने के लिए पहिए लगाए जाते हैं, घर्षण बल को कम करने के लिए। तो ध्यान रखिए, हमेशा पहिए क्या करते हैं, घर्षण बल को। यहाँ पर कुछ आपको रिक्स्थान देगी, आपने अगर अच्छी तरीके से पाठ पढ़ा है तो रिक्स्थान के आंसर सभी प्रकार के आंसरों का उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे दोस्तों।